आलोक आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको मैं विदित है कि मैं ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध हूँ। आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके और ऐप डाउनलोड करके मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। दोस्तों आज जैसा कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में आया हूँ और एक मेरे बहुत बचपन के मित्र हैं तिवारी जी, जिन्होंने ये कहा कि सर क्या मैं तो मित्र ही हैं। उन्होंने कहा पांडे जी कोई है लिंक युद्ध पर, तो मैंने कहा कि नहीं मैं बना रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास हमारे परम मित्र के लिए समर्पित है। हम लोग बात करते हैं रशियन युद्ध को लेकर के। जैसा कि मैंने पीछे ड्रॉ करने की कोशिश की है कि ये यूक्रेन है, ये रशियन फेडरेशन है। रशिया आप जानते हैं 1991 में ये 15 राज्यों में बंट गया था और रशियन जो यूएसएसआर था वो रशियन फेडरेशन के रूप में आज भी है और रशिया पुरानी स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन युद्ध का कारण ये नहीं है। रशिया और यूक्रेन में युद्ध क्यों हो रहा है? दोस्तों हम ये कहने से बच रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, क्योंकि भारत की विदेश नीति ये कहती है या भारत के सरकार का या भारत के प्राइम मिनिस्टर का ये वक्तव्य है कि रशिया यूक्रेन युद्ध। तो क्योंकि भारत की विदेश नीति है इसलिए हम ये मानेंगे कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जो ब्रीफिंग लेटर आया है, रशिया के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। ये भारत की विश्व में आज की डेट में हैसियत है कि रशिया ने के राष्ट्रपति ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया। द वर्ड इज ब्रीफ। इससे पता चलता है कि वर्ल्ड लेवल पे भारत अब महाशक्ति की तरफ जा रहा है। हो सकता है मेरी इस बात से आप असहमत हो, लेकिन ब्रीफ उसी को किया जाता है जिसकी वर्ड में कोई पहचान। दूसरा, वो यूक्रेन जो कभी भी कश्मीर के मैटर को लेकर के भारत के साथ नहीं रहा। कभी भी जब परमाणु हमने संपन्न राष्ट्र बने 1998 में, तो यूक्रेन हमारे साथ नहीं था। वो यूक्रेन का विदेश मंत्री, यूक्रेन का राजदूत, यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर भारत से गुहार लगा रहा है कि आज की डेट में रशिया के प्रकोप से कोई बचा सकता है, रशिया से कोई बात कर सकता है शब्द, वो भारत ही है। और स्पेशली उन्होंने मोदी जी का नाम लिया कि मोदी एक वैश्विक लीडर है और वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। मोदी वैश्विक लीडर है, इसका मतलब भारत वैश्विक लीडर की तरफ है। ठीक है, मोदी जी अपने आप में कुछ नहीं है, वो हम सबकी सोच का परिणाम है। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं आज जो सोच रहे हैं वो ज़्यादातर भारतीय सोच रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे सोच के प्राइम मिनिस्टर इस देश में है। तो जो अब आते हैं कि रशिया और जो यूक्रेन युद्ध है, वैसे रशिया ने आक्रमण किया है, फिर भी हम इसे रशिया यूक्रेन युद्ध के रूप में लेंगे क्योंकि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यही है। तो जो रशिया यूक्रेन युद्ध का कारण आप समझिए, रशिया और यूक्रेन युद्ध का कारण है यूक्रेन का यूरोप के अंदर हो। जोग्राफिकली ये ईस्टर्न यूरोप है, ये वेस्टर्न यूरोप है, और ये नॉर्थ यूरोप, ये साउथ यूरोप। तो आप देखेंगे मैप में मैंने कोशिश की इसे ड्रॉ करने की कि आप देखेंगे जो यूक्रेन है, इसीलिए रशिया को यूरेशिया कहा जाता था, क्योंकि रशिया इतना बड़ा एम्पायर है, इसका एक हिस्सा यूरोप के साथ है तो दूसरा एशिया के साथ है, इसीलिए हम ज्योग्राफी में से यूरेशिया पढ़ते हैं। तो जो यूक्रेन अलग हुआ, आप जानते हैं कि और यूक्रेन हमेशा ये तो यूरोप का हिस्सा रहा है अन्य राष्ट्रों का। 1917 से 1991 तक ये यूक्रेन रूस या यूएसएसआर का हिस्सा था। इसके पहले भी यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था, रशिया का हिस्सा नहीं था, या तो वो इंडिपेंडेंट था या वो किसी दूसरे एम्पायर का हिस्सा था। तो रूस या यूएसएसआर और यूक्रेन का जो एक राष्ट्र के रूप में रिलेशन मात्र 70 वर्ष का है। लेकिन फिर भी क्योंकि यूक्रेन रशियन फेडरेशन का या यूएसएसआर का एक हिस्सा लंबे समय तक रहा है, और ये जो नाटो देश है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नाटो देश है ये रसिया को हराने के लिए बना था। रसिया को हराने के लिए नाटो का निर्माण हुआ और इसकी सदस्यों की संख्या इसमें वर्तमान में है 30। ये अब चाह रहे हैं कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाए। यानी इधर रसिया ने जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसका नाम मिस कर रहा हूँ, उसने शीत युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया। नाटो क्योंकि रसिया से लड़ने के लिए बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन, वो आज भी जिंदा है और रसिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो एक कोशिश क्या है, अब वो यूक्रेन को नाटो के साथ मिला लेगा तो आप देखते हैं कि रसिया के बिल्कुल बॉर्डर तक या कहें रसिया के अंदर तक नाटो समा जाएगा। और नाटो क्या है, किस लिए पैदा हुआ है? रूस को संतुलित करने के लिए, रूस को परास्त करने के लिए, रूस को नष्ट करने के लिए। आप देखेंगे कि इसीलिए नाटो में यूक्रेन को शामिल करने की बात आई, ठीक। लेकिन जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, यानी रसिया ने जब यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, यह आक्रमण ऐसा ही मानो कि जब भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा पीओके लेने के लिए, क्योंकि अब एक रास्ता खुल गया है कि अगर रसिया यूक्रेन को ले सकता है तो भारत पीओके को तो ऑफिशियल हमारा है, ले ही हम सकते हैं। तो ये जो हो रहा है ये कहीं रिहर्सल ना हो। हम आने वाले समय में जैसे चीन ताइवान के लिए सोच सकता है, वो सोचे, उसका अपना मैटर, हम देखेंगे उसे, लेकिन हमारा तो पीओके पक्का है। और आज की डेट में हम रसिया का भारत साथ दे रहा है, तो जब हम पीओके पर कार्रवाई करेंगे तो रसिया किसी का बात नहीं सुनेगी, वो भारत का साथ देगा। रसिया कश्मीर को लेकर के वैसे भी वो हमेशा भारत के साथ रहा। खैर, अब हम मूल बिंदु पर आते हैं कि जब नाटो यहाँ घुस गया और जब यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हो रहा है तो नाटो केवल बयानबाजी कर रहे हैं, केवल प्रतिबंधों तक जा रहे हैं। दूसरी बात है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आज की डेट में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन बनाया गया था, उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी वो इसी बात के लिए बनाई गई थी कि दुनिया का कोई स्वतंत्र राष्ट्र, ताकतवर राष्ट्र, जो कमजोर राष्ट्र है, अगर उसको शोषण करता है तो उसका साथ देगा। तो आज ना यूएनएससी यूक्रेन का साथ दे रहा है, ना नाटो साथ दे रहा है, ना यूएसए यूक्रेन का साथ दे रहा है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने पहले अफगानियों का जीवन नरक कर दिया और अब वो यूक्रेन वालों का जीवन नरक कर रहा है। लोगों को बरकलाते हैं, उनका साथ देने का झूठा वादा करते हैं और फिर वो अलग हट जाते हैं। आज की डेट में यही रसिया की यूएसए की अंतर्राष्ट्रीय इमेज है और ये बताती है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से क्रम बदलने वाला है। अब विश्व की महाशक्तियाँ वो नहीं रहेंगी जो पुरानी थी। अगर इस बात को जो आप सोचे, ये बात मैंने 2 साल पहले 2019 में कह दी थी कि वर्ल्ड आफ्टर कोरोना, आप चाहें तो जाकर के करंट की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि कोरोना शुरू होने के बाद मैंने कहा था कि दुनिया कोरोना के बाद वैसी नहीं रहेगी जैसी 2019 में कोरोना के प्रारंभ में। कोरोना के बाद दुनिया बदलेगी और आप देख रहे हैं दुनिया बदल रही है। वर्ल्ड ऑर्डर में शक्तियों का जो ऊपर नीचे का जाना शुरू हो रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान से जब बाहर निकलता है तो उसकी वर्ल्ड पावर में एक डेंट लगता है होने में, और जब ये यूक्रेन के मैटर में पीछे हट रहा है तो ये अब डेंट नहीं लग रहा है, वर्ल्ड पावर की इमेज डैमेज हो रही है। तो सीधी सी बात है, अब वर्ल्ड पावर कोई और बनेगा। नंबर 1 कोई और बनेगा, नंबर 2 कोई और बनेगा और नंबर 3 भी कोई और बनेगा। उस पर भारत की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। अब विश्व 21वीं सदी में भारत के नेतृत्व में चलेगा। 2-3 दशक के अंदर ये मेरी बात भी सिद्ध हो जाएगी। और उस समय में अगर हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हुए तो कहेंगे पक्का कि मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। खैर, रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसका कारण नाटो की वो लालच है, क्योंकि रसिया एक विश्व शक्ति है, रशियन फेडरेशन, और वो अगर मानता है कि हमारा एक शत्रु संगठन जिसका निर्माण भी हमारी शत्रुत भावना के लिए हुआ था वो हमारी बाउंड्री तक नहीं आना चाहिए, तो विश्व शक्तियों को किसी बड़ी शक्ति की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको कंसीडर करना चाहिए। आप अगर यूक्रेन को नहीं शामिल करते तो क्या बना देगा? आराम से रह रहा था, धरती भी चैन से रह रही थी, बट अमेरिका को कहाँ चिंता है कि धरती चैन से रहे? युद्ध हो, उसके हथियार बिके, बस उसकी जमीन में ना हो, ये उसकी फॉरेन पॉलिसी। शांति से नहीं रहने दे सकता वो धरती पे, मैं तो ये कहूँगा। खैर, दूसरा आप समझिए, यूएनएससी भी उसका साथ नहीं दे रहा, तीसरा यूएसए भी उसका साथ नहीं दे रहा, इसको तो भड़का ही दिया। आज यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर रो रहे हैं कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा।
कमज़ोरों का कोई साथ नहीं देता। ये बात उसको भारत से बहुत पहले सीख लेना चाहिए कि भारत कहता है ताकतवर बनो और संघर्ष अपने आप रुक जाए। अब आते हैं इस बात को लेकर के कि जो रसिया पर आर्थिक दबाव जो प्रतिबंध डाले उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ और मैं पहले से कह रहा हूँ कि रसिया पर पहले से आर्थिक प्रतिबंध लगे रहे हैं और उसका भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आगे भी रसिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, आप जानते हैं कि अब जब रूस इस तरह से रसिया के चारों तरफ, उसने ऊपर से, यहाँ से और यहाँ से, तीनों तरफ से रसिया यूक्रेन पर हमला कर दिया है। और अगला जो रसिया की डिमांड है वो कह रहे हैं हम तुरंत युद्ध विराम कर देंगे, आप यूक्रेन को मिलिट्राइज करिए, सेना सरेंडर करें, सेना सरेंडर करें, सेना सरेंडर कर दे हम उसको। यानी अब रसिया के दिमाग में यह है कि यूक्रेन को एक कॉलोनी के रूप में रखा जाए, यूक्रेन के अपना आप स्वतंत्र देश रहे, वो अपना ट्रेड और कॉमर्स करे, लेकिन सेना का जो नियंत्रण है वो अब रसिया के पास रहेगा। वो इस उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा, यानी जो छोटे छोटे और देश हैं यूएसएसआर वाले, यानी उनका कहना है कि जो रशियन फेडरेशन को पुनः यूएसएसआर बनाने का प्रयास करेगा, ये अमेरिका कह रहा है। तो कुल मिला के जो लड़ाई है वो रसिया की सिक्योरिटी कंसर्न और यूक्रेन की वो बेवकूफ़ाना हरकत है जिसने जो नाटो की बात मान ली और जिसने यूएसए की बात मान ली। इन हरकतों का परिणाम है। अब समस्या आती है कि भारत को क्या करना चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं, भारत को इस मैटर पर दो चीज़ें, भारत ने तो वो काम शुरू कर दिया, अब हम क्या भारत ने काम शुरू किया हम उसको बता रहे हैं। देखिए, भारत ने सीधे रशियन जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन से यही कहा है कि दोनों पक्षों को शांति बनाए रखना चाहिए और नाटो और रशिया मिलकर बात करें। उन्होंने यूक्रेन और रशिया नहीं कहा, नाटो और रशिया मिलकर के बात करें और वार्ता से हल निकालें। लेकिन हम अगर दो में से एक को चुनने की बात आएगी तो फिर भारत को रशिया को ही चुनना चाहिए। अमेरिका का चरित्र आप देख चुके हैं और रशिया टाइम टेस्टेड फ्रेंड है हमारा। उसने हमेशा 1971 हो, 1991 हो या और जब भी इतिहास में जरूरत रही, भारत ने को उसने सेना के साथ और यूनाइटेड नेशंस में भी उसने हमेशा साथ दिया। अब आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो, ये शायद आपको बात समझ में आ ही गई होगी, यूनाइटेड नेशंस की एक जो परंपरा है, या यूएन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है या यूएन, इसमें 15 राष्ट्र होते हैं। 15 राष्ट्र में से 10 अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी, और 5 परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। और इन्हीं 5 राष्ट्रों के पास वीटो पावर होता है, यानी इसमें बहुमत से कोई निर्णय नहीं होता। 5 में से कोई भी व्यक्ति अगर किसी बात के लिए मना कर देता है तो यूएन में उस पर चर्चा नहीं होती है। सदी दशकों से रसिया ने भारत के अगेंस्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी मामला नहीं आने दिया जो चीन को फायदा पहुंचाता हो या किसी अन्य राष्ट्र को। उसने हमेशा वीटो का प्रयोग किया। तो न केवल सेना को मॉडर्नाइज किया, न केवल हमें बेहतर हथियार दिए, आज भी हम 50% से ज़्यादा रशियन वेपन्स में हम निर्भर हैं, और न केवल इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली उसने सपोर्ट किया, इमोशनल रिलेशंस भी हमारे साथ रखे। और यूक्रेन ने हमारा कभी साथ नहीं दिया। तो मित्र होने के नाते हमारा यह तकाजा है कि हम रसिया की तरफ झुके हुए दिखाई दे, और भारत सरकार वो काम कर रही है। अब एक यही बात आज क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आई कि एक भारत की प्रेम्बल की परिचर्चा याद आई कि भारत की प्रेम्बल प्रस्तावना की पहली लाइन है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। ठीक है, समाजवादी 42nd अमेंडमेंट से डाल दिया गया था 1976 में, उसकी परिचर्चा किसी और करेंगे। लेकिन पहली लाइन क्या कहती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मेक इंडिया एज ए सोवरेन नेशन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का मतलब है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की इंटरनल नीतियां, भारत के वैदेशिक संबंध वो भारत स्वयं तय करेगा, भारत की सरकार तय करेगी, संप्रभु रहेगी, किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगी। लेकिन अगर कोई राष्ट्र एनर्जी में वो डिपेंडेंट है, अगर वो राष्ट्र डिफेंस सेक्टर में किसी का डिपेंडेंट है, उस पर निर्भर करता है, तो वह पूर्ण संप्रभु नहीं हो सकता है। इसीलिए आप गौर से देखेंगे 2013-14 के बाद जो सरकार आई उसने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लागू किया और उसमें सेना के लिए 350 से ज़्यादा लाइसेंस जारी कर दिए 7 सालों के अंदर, जो मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनाइजेशन हो सेना का और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत लेटेस्ट मॉडल हो। क्योंकि भारत सरकार का कहना है जब भी हम कोई वेपन विदेश से खरीदते हैं तो आउटडेटेड हो चुका होता है, क्योंकि जो नया व्यक्ति रिसर्च करता है वो अपने लिए रखता है, जो सेकंड नंबर का हथियार होता है वो किसी राष्ट्र को बेचा जाता है। तो हम दुनिया से युद्ध सेकंड नंबर के हथियार से लड़ करके ना तो विश्व शक्ति बन सकते हैं, ना संपूर्ण संप्रभु संपन्न बन सकते हैं। तो रसिया के यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है उससे हमें संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में जब पाकिस्तान से युद्ध लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो चाइना से भी हमें लड़ना पड़ेगा, तो उसमें हमारे हथियार अपने होने चाहिए और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब एनर्जी सिक्योरिटी तो 4 दिनों में नहीं आने वाली है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा मुकेश अंबानी का बयान आ रहा है, भारत सरकार का बयान आ रहा है। हमने ग्रीन फील्ड को लेकर एक वीडियो भी बनाया है, ग्रीन फ्यूल को लेकर एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैंने बताया कि ग्रीन फ्यूल में हम दुनिया को एक्सपोर्टर होंगे, एनर्जी हम होंगे। तो वास्तव में हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तब होंगे जब हम एनर्जी में इंडिपेंडेंट हो और हमारे अपने रिसर्च बेस्ड हथियार हो, तब हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करें। तब हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये काम करने से हमें लाभ होगा या हानि। अगर 2 चीज़ें हमारे पास हैं तो हम नैतिकता के आधार पर भी निर्णय ले सकते हैं, हम खुद ही ताकतवर हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। रसिया का हम वैसे ही विरोध नहीं कर सकते। 60% तक वेपन्स भारतीय सेना में रशियन मेड है, वो नहीं देगा कल पुर्जे, नहीं देगा टेक्नोलॉजी, तब हम क्या करें? अगर हम अमेरिका खेमे में जाते हैं, नाटो के खेमे में जाते हैं, तो चीन के और रसिया एक साथ हो जाएंगे और चाइना और इंडिया के युद्ध में रसिया अगर चाइना का साथ दे देता है तब हमारे लिए क्या स्थिति बने। इसीलिए हमारी जरूरत है, एक तो रसिया टाइम टेस्टेड हमारा फ्रेंड रहा है, दूसरी जो हमारी रणनीतिक जरूरत है उसमें हमें रसिया का विरोध नहीं करना चाहिए और भारत सरकार रसिया का विरोध कर भी नहीं रही है। तो दोस्तों अब शायद मेरी बात समझ में आई होगी कि रसिया ने हमेशा इस 5 में से रसिया 5 जो राष्ट्र हैं उनमें यूएसए है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है और यूनाइटेड किंगडम है, ये 5 राष्ट्र शामिल है। 1 2 3 4 5, ये 5 राष्ट्र स्थायी सदस्यों में है। इनमें से रसिया ने हमेशा भारत के साथ दिया, तो दोनों तरीके से तकाजा है कि हमें लाभ भी रसिया के साथ रहने में है और दूसरा रसिया ने हमेशा हमारी मदद की है, तो उसके साथ जाने में हमेशा फायदेमंद। तो दोस्तों हमारा ये मानना है कि हमें रसिया के साथ रहना है और अमेरिका और नाटो जैसे देशों को भी संतुलित रखते हुए उनके साथ व्यापारिक संबंध में बनाया रखना। दोस्तों उम्मीद है कि ये बात मेरी समझ में जो मैंने बताया है, जितना विश्लेषण जितना मेरे पास ज्ञान है, इससे आपका कुछ रसिया को और यूक्रेन युद्ध को लेकर और भारत के क्या प्रभाव होंगे और भारत को क्या करना चाहिए, ये चीज़ें आपको समझ में अवश्य आई होंगी। अगर ये बातें समझ में आई है और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और लाइक कर दिए, कमेंट करिए कैसा वीडियो लगा आपको, तो मुझे हार्दिक खुशी होगी और नए वीडियो बनाने में मेरा जोश और आगे बढ़ जाएगा। तो बच्चों, दोस्तों, मित्रों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं आपको न्यूज़पेपर बेस्ड एनालिसिस बेस्ड जो खबरें हैं वो आप तक एक मैच्योर तरीके से लाने का प्रयास करता हूं। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।